हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है द दिल्ली सल्तनत। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं पहले। इसका फर्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर। जो दिल्ली थी वो फर्स्ट किन की कैपिटल थी? तोमर राजपूत की। और इनको किसने डिफीट किया था, हराया था? चौहान्स ऑफ अजमेर ने। जो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन थी उसे कब रखा गया था? बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। अब देखते हैं उन रूलर्स के नाम जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। सबसे पहले थे तोमर, जिन्होंने रूल किया था 12th सेंचुरी से लेके 1165 के बीच में। उसके बाद आते हैं चौहान्स। इन्होंने रूल किया था 1165 से लेके 1192 के बीच में। और इसमें मेन थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 से लेके 1192 के बीच में रूल किया था। एंड देन आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था 1206 से लेके 1290 के बीच में। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, इन्होंने रूल किया था 1290 से लेके 1320 के बीच में। एंड तुगलक डायनेस्टी आती है फिर, जिन्होंने रूल किया था 1320 से लेके 1414 के बीच। एंड सैयद डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया था 1414 से लेके 1451 के बीच में। एंड लास्टली आती है लोधी डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया था 1451 से लेके 1526 के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, कि हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कैसे पता चलता है। तो जो हमारे हिस्ट्री के प्रूफ्स होते हैं, जैसे कि कॉइन्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, जो पुराना, जैसे कि हमारे फोर्ट्स हैं, किले वगैरह हैं, जब हम उन साइट्स पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पिछले रूलर्स थे या दिल्ली सल्तनत थी वो किस तरह से काम करती थी या उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। ठीक है, कॉइन्स या आर्किटेक्चर हो गए। उसके बाद आते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज आर हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्रीज़ हो गई, जिसको तारिखा या तवारिखा बोलते थे। ये रिटर्न होती थी पर्शियन लैंग्वेज में। और पर्शियन लैंग्वेज उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी। मतलब कि जो काम काज करने वाली लैंग्वेज होती है वो पर्शियन लैंग्वेज थी। और जो ये तारिखा और तवारिखाज है, ये लिखी जाती थी पर्शियन लैंग्वेज में। और इसमें सारा इंफॉर्मेशन होती थी रिगार्डिंग सल्तनत और जो किंग है उसके बारे में सारा। इट वॉज रिटन बाय लर्न men, secretaries, administrator, poets, courtiers who both recounted event and advised ruler on governance। अभी जो तारिकास थी ये कौन लिखता था? ये सेक्रेटरीज लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखते थे, पोइट्स लिखते थे, और जो दरबार के लोग होते हैं, कॉर्टियर्स होते हैं, वो लिखते थे। एंड ये क्या करते थे लिखते वक्त? ये सारे जो इवेंट्स होते थे ना, उन्हें पहले कलेक्ट करते थे, फिर लिखा करते थे, और फिर उन इवेंट्स के रिगार्डिंग जो रूलर्स होते हैं उनको एडवाइस भी करते थे। मतलब एडवाइस करने का काम भी करते थे और ये जो सारा रिकॉर्ड रखने का काम भी ये करते थे। और उसी रिकॉर्ड की हेल्प से आज हमें पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी, कौन कौन रूलर्स थे और वो किस तरह से काम किया करते थे। अब आता है इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। अब 1236 का टाइम आता है जब सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान जो थी, रज़िया थी, वो सुल्तान बन जाती है। वो पहली फ़ीमेल किंग बन जाती है। और 1240 शी वॉज़ रिमूव फ्रॉम द थ्रोन। और 1240 मतलब कि 4 साल बाद ही उन्हें उनके राज से हटा दिया जाता है, उनके थ्रोन, उनका जो राजगद्दी होती है उससे हटा दिया जाता है। रीज़न ये था कि वो फ़ीमेल थी, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। और इस वजह से जो दूसरे दरबारी थे वो नहीं चाहते थे कि एक फ़ीमेल हमारी बादशाह बने या सुल्तान बने। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे गैरिसन टाउन एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ गैरिसन टाउन क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक टाउन है पूरा का पूरा, और वो चारों तरफ से उसके वॉल्स लग रही हैं, और उसी वॉल के अंडर लोग भी रहते हैं, और जो किंग्स हैं वो भी रहते हैं, किंग्स के पूरे पैलेसेस वगैरह बने हैं। तो ये एक गैरिसन टाउन होता है। और इस गैरिसन टाउन की जो रखवाली है वो कौन करता है? गार्ड्स वगैरह, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो करते हैं। सो ये गैरिसन टाउन्स होते हैं, जो कि ऐसे टाउन जो फोर्टिफाइड होते हैं, ठीक है, ताकि एक टेरिटरी मार्क हो सके उस किंग की कि ये किसी पर्टिकुलर किंग का या रूलर का टाउन है। तो अब दिल्ली सल्तनत भी 13th सेंचुरी के टाइम पे जो कंट्रोल था उसका सिर्फ गैरिसन टाउन तक ही था। मतलब वो फोर्टिफाइड टाउन तक ही सीमित थे, लिमिटेड थे, उसके आगे उनका ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं था।
उसके बाद दिल्ली अथॉरिटी वॉज चैलेंज बाय मंगोल्स एंड इन्वेंशन फ्रॉम अफ़गान। अब जो दिल्ली अथॉरिटीज़ थी, जो दिल्ली सुल्तान्स थे उस टाइम के, तो उनको काफ़ी थ्रेटनिंग मिल रही थी मंगोल्स की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से। मतलब बहुत ज़्यादा घुसपैठिए आ रहे थे उस टाइम पे दिल्ली में, मंगोलियंस आ रहे थे, अफ़गानीज़ आ रहे थे, ताकि वो भी रूल कर सके इंडिया में। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस अंडर द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। अब जो दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन है, दिल्ली सल्तनत कैसे बढ़ी, गैरिसन टाउन से लेके एक एम्पायर कैसे बनी, उसकी शुरुआत होती है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मतलब ये कुछ रूलर्स थे जो दिल्ली सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे और ये बढ़ाने में कामयाब भी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, कंसोलिडेशन था खिलजीज एंड तुगलक्स के टाइम पे, वो देखते हैं किस तरह वो कामकाज किया करते थे, वो सब इस टॉपिक में देखेंगे। इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगन इन पर्शिया। सो जो इल्तुतमिश था वो मिलिट्री सर्विसेज के लिए स्लेव्स को परचेज़ किया करता था और उनको स्पेशल फेवर्ड किया करता था, प्रिविलेजेस भी दिया करता था। द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगन एंड रेज पॉलिटिकल पावर ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो जो खिलजीज थे, तुगलक्स थे, ये भी स्लेव्स को, गुलामों को ख़रीदा करते थे, जिससे इनकी पावर बढ़ती थी, पॉलिटिकल पावर, और जो इनके अलाइंस थे उनकी भी पावर ये बढ़ाते थे। The Khiljis and Tughlaqs appointed military commander as governor of territories of varying size which were called Iqta and their holder was called Mukti और इक़्तादार। तो जो खिलजीज थे, तुगलक्स थे, वो अपॉइंट किया करते थे मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर अपनी टेरिटरीज़ में। जैसे कि आज के टाइम पर होता है ना कि एक होता है हमारा पीएम, उसके बाद आते हैं सीएम जो अलग अलग स्टेट के होते हैं, या गवर्नर्स आते हैं, फिर उनके नीचे दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं। इसी तरह से जो खिलजीज एंड तुगलक्स थे वो भी सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। वो खुद मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे अपनी अलग अलग टेरिटरीज़ में, अपने अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। और ये जो एरियाज़ होते थे, इन एरियाज़ को बोलते थे इक्तास, और इन एरियाज़ को होल्ड करने वाले लोग होते थे, जो होल्डर्स होते थे, जैसे कि गवर्नर्स होते थे जहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे इक्तास में, उन्हें बोलते थे मुक्तीज़ या इक़्तादार। The duties of muktis were to lead military campaign and maintain law and order in their इक्तास। अब जो ड्यूटी होती थी मुक्तीस की, इक़्तादार्स की, वो क्या होती थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाए, मतलब कब कहीं भी मिलिट्री की ज़रूरत हो, वॉर वगैरह हो, तो उसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर रहे। दूसरा है कि वो अपने एरिया में, अपने रीजन में मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। द मुक्तीस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अब जो मुक्तीस थे या इक़्तादार थे, वो अपने रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे एज अ सैलरी, मतलब उनकी सैलरी रेवेन्यू पे डिपेंड थी, जो कि वो अपने एरिया से या अपने इक़्तास से कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम देयर दिस रेवेन्यू। और जो उनकी मुक्तीस थे या इक़्तादार थे, ये अपने सोल्जर्स को भी पे किया करते थे उन सैलरी में से, जो एज अ रेवेन्यू जब ये सैलरी लेते थे, उसमें से अपने सोल्जर्स को भी पे किया करते थे। एज दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर द कंट्रोल, दे फोर्स द समान्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब दिल्ली सल्तनत जो है, क्योंकि उन्होंने सिटीज़ वगैरह पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो जो समान्स होते हैं, या जिनको रिच लैंडलॉर्ड्स भी बोलते हैं, ये उनको फोर्स करते थे कि वो दिल्ली सल्तनत की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। मंगोल्स अटैक अंडर जंगेज़ खान फोर्स खिलजीज एंड तुगलक्स टू मोबिलाइज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। अब जो मंगोल्स थे, उन्होंने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, इंडिया में, जंगेज़ खान के टाइम पे, और दिल्ली सल्तनत में जो खिलजीज थे और तुगलक्स थे, इन्होंने अपनी आर्मी तैयार की उनसे लड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द सल्तनत इन 15 एंड 16 सेंचुरी, कि क्या सल्तनत का कंडीशन हुई 15 एंड 16 सेंचुरी के बीच में, वो देखेंगे। आफ्टर तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली टू आगरा अंटिल 1526। अब तुगलक डायनेस्टी के बाद आती है सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, जिन्होंने आगरा और दिल्ली में रूल किया था 1526 तक। उसके बाद क्या होता है, बाय द जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया had independent ruler who had established flourishing state and prosperous capital। अब
क्या होता है इस टाइम पे कि जो मालवा है, बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है या साउथ इंडिया है, इन स्टेट्स में ना अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स आ जाते हैं, मतलब अलग अलग राजा आ जाते हैं जो अपनी अपनी स्टेट्स को फ्लॉरिश करते हैं और डेवलप करते हैं। द अफ़गान एंड राजपूत ऑल्सो अरोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो अफ़गान और राजपूत थे वो भी इस पीरियड में, इस टाइम पे एमर्ज होना स्टार्ट हुए। उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना या अपने इंडिपेंडेंट स्टेट को खड़ा करना, ये सब काम उन्होंने भी स्टार्ट कर दिए। सूरी डायनेस्टी रूल्ड इन दिल्ली 1540 टू 1555। अब जो सूरी डायनेस्टी थी उन्होंने भी रूल किया दिल्ली में 1540 से लेके 1555 के बीच में। एंड लास्टली फिर ये जो अलग अलग रूलर्स आए थे जिन्होंने जो अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, ये अल्टीमेटली ख़त्म हो गया था मिड 16th सेंचुरी के बीच में, क्योंकि इसके बाद मुगल्स आ गए थे दिल्ली में और पूरे इंडिया में भी। ये कब आए थे मुगल्स? 1526 में मुगल्स ने इस्टेब्लिश कर लिया था अपने एम्पायर को, और फिर आप जानते ही हैं कि मुगल्स ने पूरे इंडिया में ही रूल करना स्टार्ट कर दिया था और वो एक डोमिनेटिंग डायनेस्टी बन गई थी जो काफ़ी सालों तक रही थी। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तब तक वो डायनेस्टी रही थी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें।